नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मेरठ में एक ऐसी हत्या हुई है जिसने पति पत्नी के रिश्तों के भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 26 साल की एक महिला मुस्कान रस्तोगी ने अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव के 15 टुकड़े करके सीमेंट के एक ड्रम में उस शव को जमा दिया। इस हत्या में धोखा और फरेब तो है ही, उसके अलावा काला जादू और तंत्र मंत्र भी है। मुस्कान का पति सौरभ राजपूत सिर्फ 29 साल का था और यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी के संबंध एक तीसरे व्यक्ति के साथ हैं, वो अपनी पत्नी को वापसी के कई मौके देता चला गया और अंत में उसी के हाथों मारा गया। खास बात यह है कि मुस्कान का परिवार अपनी बेटी को बचाने की बजाय उसके लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के बीच अब उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि औरंगजेब की मौत के बाद 111 वर्षों तक इसी इलाके में मराठाओं का शासन रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने औरंगजेब की कब्र को ना तो तोड़ा और ना ही यहां से हटाया। क्यों? और आखिर में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर आज आपसे एक सवाल, क्या आप वाकई खुश हैं? खुशी आपके लिए एक एहसास है या मंजिल? कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपको वो खुशी देती हैं जो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी चीज़ें भी नहीं दे पाती, जैसे एक चाय की चुस्की, कुछ पुरानी यादें, दोस्तों के साथ एक शाम, बिना वजह कभी कभी हंस देना, बचपन की कोई फ़ोटो। ये सब कहने को तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें खुशियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी की इस रेस में भागते भागते आप खुश होना भूल चुके हैं। एक और बात यह है कि जब खुशी को नापने के लिए सर्वे किए जाते हैं तो उन सर्वेज में यह पता चलता है कि भारत के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आज इस सर्वे के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम आपको भारत के लोगों के असली चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां एक ऑयल टैंकर की एक बस के साथ टक्कर हो गई और इस सड़क दुर्घटना में 11 यात्री घायल हो गए। जिस वक्त ये घायल यात्री मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, उस दौरान घटनास्थल पर 60 से 70 लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से कोई भी घायलों की मदद करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये सारे लोग ऑयल टैंकर से निकल रहे इस रिफाइंड ऑयल को लूटने में लगे रहे। ये सारे लोग जहां से भी इन्हें आसपास कोई बर्तन मिला, कोई भी चीज़ ऐसी मिली, डब्बा मिला, वो सब लेकर इस ऑयल टैंकर के पास आ गए और यहां से इस तेल को लूटने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी दुर्घटना की तस्वीरें हैं। टैंकर खड़ा हुआ है, आसपास के लोग घायलों की मदद नहीं कर रहे। घायलों को मदद चाहिए, घायल कह रहे हैं कि हमें मदद कीजिए, लेकिन ये सारे लोग जिसके हाथ जो लगा, डब्बा लेकर, कंटेनर्स लेकर यहां आ गए और इस टैंकर से तेल को चुराने लगे। इससे यह पता चलता है कि हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो चुका है। और आप भी सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। हमारे देश के लोग सरकार और सरकारी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि आजकल के ज़माने में वही लोग ईमानदार हैं जिन्हें अब तक बेईमानी करने का
मौका नहीं मिला। हमारे देश में हर साल ऐसी हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें घायलों की मदद करने की बजाय उनके सामान को आसपास के लोग लूट लेते हैं, और ये बेईमानी हर राज्य में आपको दिखाई देगी, दुर्घटना चाहे किसी भी राज्य में हो। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे देश में जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, कई बार उनके कीमती सामान को भी ऐसे ही लूट लिया जाता है। इसी साल जनवरी के महीने में महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत के बाद कुछ लोगों ने उन लोगों के कीमती गहने, अंगूठियां और दूसरा सामान चुरा लिया था। हमारे देश में नैतिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग पैसे के सामने अपने सिद्धांतों को गिरवी रख चुके हैं और अब गलत काम करते हुए ना तो उनकी रूह कांपती है और ना ही उनके हाथ कांपते हैं। हमारे देश में लोग थोड़ा सा पैसा और पेट्रोल बचाने के लिए रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए बिजली की चोरी करते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए ट्रेन और बसों में बिना टिकट के सफर करते हैं, पार्किंग का थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए दूध में पानी मिला देते हैं और खाने पीने की चीजों में भी मिलावट कर देते हैं, थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए। आज आप हमारी इस बात को याद रखिएगा कि जब तक इस देश में बेईमान रहेंगे तब तक भारत महान नहीं बनेगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि जब महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की इतनी मांग हो रही है, उसे लेकर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तब ऐसे में पुलिस ने औरंगजेब की इस कब्र की सुरक्षा को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस ने कब्र के चारों तरफ एक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। इसमें पहली लेयर में कब्र के आसपास सफेद संगमरमर की जाली लगाई गई है। दूसरी लेयर में कब्र के दोनों तरफ लोहे की तार से फेंसिंग की गई है और तीसरी लेयर में कब्र के आसपास 15 फीट ऊंची एक शीट लगाई गई है और प्रशासन ने यह भी कहा है कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति को अब इस मकबरे के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति जाएगा पहले उसकी चेकिंग होगी, उसकी पहचान देखी जाएगी। इस सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने बड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर सरकार कब्र को हटाने का समर्थन करती है, क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कब्र को हटाने की मांग को अगर समर्थन दे रहे हैं तो फिर इस मांग के बीच वो इस कब्र की सुरक्षा को बढ़ा क्यों रहे हैं? आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर का मजार है, लेकिन सुरक्षा के हेतु इस मजार को अब और ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है। खुलताबाद जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ औरंगजेब की कब्र है, जिस कब्र को लेके पूरे महाराष्ट्र में अब विवाद शुरू है, वहाँ की सिक्योरिटी अब हाई कर दी गई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस हो या फिर एसपीआरएफ के जवान हो, सभी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उन्हें भी इसे तैनाती पर लाया गया है। इस विवाद के बीच आज आपको यह भी समझना होगा कि मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब की कब्र को क्यों नहीं हटाया। ये एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आज आपके सामने रखेंगे। औरंगजेब की कब्र 318 वर्ष पहले वर्ष 1707 में बनी थी और मराठा साम्राज्य का शासन वर्ष 1818 तक रहा। 111 वर्ष औरंगजेब की मौत के बाद वहां पर मराठा शासन रहा। इसका मतलब यह है
कि मराठा साम्राज्य के पास इस कब्र को हटाने के लिए पूरे 111 वर्ष थे और जिस इलाके में यह कब्र है वहां मराठा साम्राज्य का ही शासन था, फिर भी उन्होंने इस कब्र को क्यों नहीं हटाया? 111 वर्ष उनके पास थे, मराठा शासन इस कब्र को हटा सकता था। इस सवाल का जवाब 79 वर्ष पहले वर्ष 1946 में लिखी गई एक पुस्तक में है जिसका नाम है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास। इस पुस्तक में लिखा है कि मराठा साम्राज्य में इस बात का बड़ा रोष था कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, लेकिन समय के साथ मराठा साम्राज्य ने यह फैसला लिया कि वो औरंगजेब की कब्र को अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, मराठा साम्राज्य दूसरे धर्मों की इबादत गाह और कब्रों का सम्मान करते थे और दूसरा, उनका यह मानना था कि सनातन धर्म असहनशील होना नहीं सिखाता और हिंदुओं की संस्कृति ऐसी नहीं है कि वो एक मर चुके शासक की कब्र का अपमान करें। यानी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि जो औरंगजेब ने हमारे साथ किया, हम वो सलूक औरंगजेब की कब्र के साथ नहीं करेंगे। और यही कारण है कि औरंगजेब की कब्र बनने के बाद मराठा साम्राज्य के पास 111 वर्ष थे, लेकिन तब भी उसने इस कब्र को हाथ तक नहीं लगाया और इसे संभाल कर संरक्षित करके रखा। और इसी विवाद के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के महिमा मंडन को गलत बताया है और इसे उन्होंने देशद्रोह कहा है। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है और स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। तो औरंगजेब की कब्र पर अब हमारे देश में जमकर राजनीति हो रही है। नेताओं के लिए ऐसा लगता है जैसे एक नई लॉटरी खुल गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बना रही है। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। सर, औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उस पर आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। काफी अच्छी बात है क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अखिलेश जी, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिससे कि कम्युनिटीज के बीच में तनाव बढ़ा है। क्या रणनीति आप इसको? वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए। तो अब चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्षी दल हो, सब ने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर एक अपनी लाइन ले ली है और वो लाइन इसलिए ली है अपने अपने वोटर्स के हिसाब से, अपने अपनी विचारधारा के हिसाब से एक लाइन ले ली है और दोनों ही अब जमकर इस पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस कब्र के पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है। आपको मेरठ में हुए एक हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है और आज ही एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस हत्याकांड के पीछे काला जादू और अंधविश्वास भी हो सकता है कि आपने अब तक इस
घटना के बारे में सुन लिया हो, देख भी लिया हो। यह घटना 3 मार्च को हुई थी, जब 26 साल की एक महिला मुस्कान ने अपने स्कूल के समय के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पति के शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। पुलिस का कहना है कि 29 साल का सौरभ राजपूत लंदन में काम करता था और वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए 24 फरवरी को भारत आया था, लेकिन उसे इस बात की कोई बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस बार उसकी हत्या कर देगी। जिस तरह सौरभ के सिर और उसकी हथेलियों को काटा गया, उससे लगता है कि इस हत्या के पीछे काला जादू और कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है। असल में 28 साल का साहिल और 26 साल की मुस्कान बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों के बीच उस समय काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद जब मुस्कान ने स्कूल को छोड़ दिया, तब वो साहिल से दूर हो गई और उसके जीवन में एक नया लड़का आ गया जिसका नाम था सौरभ। वर्ष 2016 में जब मुस्कान सिर्फ 17 साल की थी, तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि वो सौरभ से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में था और लंदन में उसकी पोस्टिंग थी। मुस्कान का परिवार निसंकोच इस लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी वजह से सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की और दोनों मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। आज से 4 साल पहले वर्ष 2021 में पहली बार सौरभ को उसके मकान मालिक ने यह बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल का एक अफेयर चल रहा है और इसके बाद सौरभ ने तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई। लेकिन मुस्कान तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसने सौरभ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड साहिल से ना तो मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया इस वापसी का। लेकिन मुस्कान ने सौरभ के लंदन जाते ही साहिल से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया और इस शादी में सौरभ राजपूत को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी को सौरभ अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से भारत आया और 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। इस घटना में काले जादू का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि साहिल ने सौरभ के सीने पर पहला चाकू मुस्कान से चलवाया और साहिल बार बार मुस्कान से यह कहता था कि उसे ही सौरभ की हत्या करनी है। यह एक बड़ी बात है कि ये लोग सौरभ की हत्या नहीं करना चाहते थे बल्कि उसका वध करना चाहते थे। वो ये कहता था कि हत्या नहीं, मैं सौरभ का वध करूंगा। और साहिल के कहने पर मुस्कान ने भी सौरभ के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से कई वार किए और बाद में साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियों को भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे साहिल के कमरे की दीवार पर, यानी पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवार पर उसे कुछ इस तरह की सैटेनिक पिक्चर्स भी मिली और इनका मतलब होता है पिशाच की तस्वीर। इस तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है और इस पर भी 5 बार 6 लिखा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। और इसी कमरे की एक और दीवार पर 2 हाथ भी बने हुए हैं और एक दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर भी बनी हुई है। ऐसा शक है कि साहिल ने सौरभ की हत्या करने के लिए काला जादू किया था और इसका एक कारण यह था कि मुस्कान असल में साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और ये कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ी उलझी हुई है।
तो देखिए, एक तरफ सौरभ था जो मुस्कान का पति था, जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, उसे तलाक लेना चाहता था उससे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बच्ची की खातिर लगातार मुस्कान के साथ रहता रहा। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल को अपना बॉयफ्रेंड तो कहती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी की बात को वो बार बार टाल देती थी। और ऐसा कहा गया कि इसी के बाद मुस्कान ने साहिल ने पहले मुस्कान पर काला जादू किया और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ से शादी करने के बाद मुस्कान की साहिल से दोबारा मुलाकात हुई, तब साहिल ने उसे ये बताया कि वो अपनी मर चुकी मां से बातें करता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। साहिल की मां अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपनी स्वर्गवासी मां से लगातार बात करता हूं और मेरी मां मुझे लगातार बताती है कि आगे क्या करना है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, ये दोबारा मिले कैसे। स्कूल का एक रीयूनियन हुआ जिसमें दोबारा से उस स्कूल में पढ़ने वाले जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए और उस स्कूल रीयूनियन के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से मिले वापस और फिर इन्होंने बातचीत शुरू कर दी और फिर इनका एक नया संबंध बना। अब देखिए, साहिल क्यों कहता था कि वो अपनी मां से बात करता है। उसे विश्वास था कि उसकी मां लगातार उससे बात कर रही है और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की दिवंगत मां के नाम से पहले एक अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से साहिल की स्वर्गवासी मां बनकर वो साहिल से बात करती थी। साहिल अपनी मां की मौत से इतना सदमे में था कि उसने बिना कुछ समझे ये मान लिया कि उसकी मां ने ही वाकई में उससे बात करने के लिए स्नैपचैट पर यह अकाउंट बनाया है और उसकी स्वर्गवासी मां स्नैपचैट के जरिए उसे संदेश भेज रही है और अब वो यानी साहिल की मां उसका अच्छा बुरा सब स्नैपचैट के जरिए उसे बताती थी। सच्चाई ये थी कि स्नैपचैट पर यह अकाउंट मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल फोन नंबर से बनाया था और वो साहिल को उसकी मां बनकर यह मैसेज भेजती थी कि साहिल के लिए मुस्कान से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती और साहिल को मुस्कान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और साहिल को मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। ये बातें लिखकर तो मुस्कान ही भेज रही थी, लेकिन साहिल को लगता था कि उसकी स्वर्गवासी मां ये बातें उसको बता रही है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि साहिल और मुस्कान की दोबारा मुलाकात कैसे हुई, जो मैं आपको बता रहा था। असल में स्कूल के बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन कुछ साल के बाद स्कूल में रीयूनियन हुआ और उसी में मुस्कान फिर से साहिल से मिली और उसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जो लड़का इतना नशा करता है, जिसकी इतनी बुरी हालत है, उसके पास पैसे तक नहीं, उस लड़के के साथ अफेयर करने के लिए मुस्कान ने अपने इतने अच्छे खासे पति को धोखा क्यों दिया, जो लंदन में काम करता था। तो इसका कारण यह था कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज़्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। दूसरा कारण यह है, मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और इन मतभेदों के कारण दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी। तो देखिए, हर तरफ झूठ ही झूठ है। अगर ये बात सही है तो सौरभ भी लगातार उससे झूठ बोल रहा है। उसे कह रहा है कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता हूं, जबकि वो लंदन में शायद कोई ऐसी नौकरी नहीं करता था। वो भी इससे झूठ बोल रहा है और पत्नी भी अपने पति से झूठ बोल रही है। दोनों तरफ से धोखे हैं। इस हत्याकांड के बाद अब मुस्कान के माता पिता खुद ही मुस्कान को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने
उनसे भी जीने का हक छीन लिया है। यानी एक अलग जो कहानी है वो ये है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद भी जो परिवार हैं वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस मामले में लड़की का परिवार लड़के के साथ है। लड़की का परिवार कहता है कि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और सारी गलती मुस्कान की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मुस्कान का ही परिवार कह रहा है। क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है? गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज़्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए, सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी में आप ये देखिए कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। और मुस्कान के जो माता पिता हैं वो आज भी सौरभ के लिए आंसू बहा रहे हैं। उनकी पूरी हमदर्दी सौरभ के लिए है और वो कह रहे हैं कि सारी गलती मुस्कान की है, मुस्कान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब तक इस तरह के हत्याकांड में शव के टुकड़े टुकड़े करके आपने बहुत अलग अलग कहानियों में देखा होगा, घटनाओं में देखा होगा। कभी फ्रिज में रख दिया जाता है, कभी कुकर में रख दिया जाता है, कभी बैग में भरकर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन पहली बार किसी घटना में एक शव को काटकर ड्रम में भरकर सीमेंट के साथ चिनकर उसे लगाया गया है। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह पता चली कि 3 मार्च को सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल एक कैब बुक करके हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल गए और जब उनके पैसे खत्म हो गए तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने और साहिल ने सौरभ को जान से मार दिया है, सौरभ अब जिंदा नहीं है। और इसी के बाद मुस्कान के ही माता पिता पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है। यहां मुस्कान के माता पिता की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने इस अपराध में अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और अब वो उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल के किराए के उस कमरे पर जहां पर वो पिछले कुछ समय से रहा करता था। अंदर हम आपको लेके चलते हैं साहिल के कमरे के अंदर ताकि समझा जा सके कि आखिर साहिल क्या सोचता था। और इस तस्वीर के ऊपर बनी वो उन चित्रों को देखिए जो उसने वहां पर बनाया हुआ है। किस तरीके की सोच थी, क्या अंधविश्वासी सोच थी, ये पुलिस की जांच में ये एंगल भी है क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आप यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें हैं उसको देख करके किसी की मानसिक दशा की स्थिति समझी जा सकती है। सौरभ के कत्ल की बात कब और किसके दिमाग में पहले आई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की उन्होंने रात में ही। शव के 3 थे, एक तरह से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे बस। 3 या मतलब दो ही एक तरह से मानोगे। इसमें दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं। ये लोग बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको
पैक कर देते। इस अपराध की कहानी से आपको क्या पता चलता है? ये तो पता चलेगा ही कि ये कलयुग है और कलयुग में रिश्ते जो हैं आजकल के वो झूठ और फरेब से भरे हुए हैं। अब हमारे देश में, हमारे समाज में नैतिक पतन हो चुका है। चरित्र लगातार हल्के हो रहे हैं, चरित्र लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। रिश्तों में झूठ है, धोखा है, फरेब है। और अगर आपके पास अपने पार्टनर के लिए समय नहीं है तब आपका पार्टनर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, तब आपका पार्टनर गलत रास्ते पर भी जा सकता है। और इस कहानी में भी यही समझ में आता है। असल में रिश्ते बार बार अग्नि परीक्षा मांगते हैं, लेकिन ये कलयुग है। अब जब भी आप किसी रिश्ते की अग्नि परीक्षा में बैठेंगे तो ज़्यादातर लोग उस अग्नि परीक्षा में फेल ही हो जाएंगे। और इसमें भी अगर आप देखें तो सारे किरदार ऐसे हैं जो कि नैतिकता से बहुत नीचे चले गए हैं और चरित्र के मामले में भी बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसे में होता यह है कि सौरभ जैसे जो लोग होते हैं वो अपनी शराफत की वजह से, अपनी माफ़ कर देने की आदत की वजह से बाद में हमेशा पछताते हैं। सौरभ को ये बात सारी पता थी और सौरभ चाहकर भी अपनी पत्नी से अलग नहीं हो पा रहा था और आखिरकार उसकी जान चली गई। आपको अपराध की दुनिया से, रिश्तों की दुनिया से राजनीति में लाते हैं और आपको ये बताएंगे कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 13 महीने से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस की मदद से ख़त्म क्यों करा दिया और आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा यू टर्न कैसे लिया। कल शाम 7:30 बजे पंजाब पुलिस के 3000 से ज़्यादा जवान बुलडोजर्स के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए और पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों को, किसानों को चेतावनी दी और फिर अगले 4 घंटे के अंदर पूरा की पूरा बॉर्डर किसानों से खाली करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अस्थायी तंबू लगाए हुए थे। पुलिस ने उन्हें उखाड़ दिया और 100 से ज़्यादा किसान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि अब पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है और कई शहरों में पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं और हालात को काबू में करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की इंटरनेट सेवाएं पंजाब में बंद कर दी गई हैं और पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी अब तक किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ ही लगातार किसानों की मांगों का समर्थन करती थी, केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग का समर्थन कर रही थी, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके बंद कैसे करवा दिया। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, पंजाब और खास तौर पर लुधियाना के उद्योगपतियों की नाराजगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से ये हाईवे पूरी तरह से न जाने कितने समय से ऐसे ही जैम पड़ा था, बंद पड़ा था, जिसके कारण पंजाब के उद्योगों को 13 फरवरी 2024 से लेकर अब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो वहाँ के जो लोग थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, सब के सब नाराज थे कि इतने लंबे समय तक, 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, आप इस सड़क को खुलवा क्यों नहीं पाए। और इस नुकसान में भी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो लुधियाना के व्यापारियों और उद्योगपतियों की है। लुधियाना शहर पंजाब का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और यहाँ के उद्योगों का सालाना टर्नओवर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन इस आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल में उनका टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपए का रह गया, यानी व्यापार को 70% का नुकसान हुआ। और यही इसी वजह से यहाँ के उद्योगपति आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत नाराज हैं। दूसरा कारण है लुधियाना में होने वाला विधानसभा उपचुनाव और उस पर टिका अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य। लुधियाना में उद्योगपतियों की नाराजगी का असर वहां के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो इस चुनाव में हार जाए। लुधियाना वेस्ट सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है और अगर संजीव अरोड़ा ये उपचुनाव जीत गए तो उनके बदले अरविंद केजरीवाल को उनकी राज्यसभा सीट मिल सकती है, मिल जाएगी। यानी इस सीट पर
आम आदमी पार्टी की जीत अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। और यही कारण है कि कुछ हफ्ते पहले तक जो आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी, उसने रातों रात पूरा आंदोलन ही समाप्त करवा दिया। चार 400 दिनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को पंजाब पुलिस ने 4 घंटे में खत्म कर दिया। पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो प्रदर्शनकारी पिछले 13 महीने से हाईवे घेर कर बैठे थे, उस हाईवे को पुलिस ने 4 घंटे में पूरा साफ कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर में दीवार खड़ी थी, वो दीवार आज गिर गई है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये जो स्लैब्स मलबे हैं वो हटाए जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। शंभू बॉर्डर जो कि किसानों से तृप्त था, अब किसान नहीं है। अब आपको यहाँ पे बुलडोजर नजर आएंगे, जेवीसी मशीन नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। तो यहाँ पर एज पर प्रॉपर प्रोसीजर मैन पावर के साथ इक्विपमेंट को मूव कर रहे हैं। कितनी मैन पावर पुलिस की है यहाँ पे तो अभी 2000 से ज्यादा पर्सनल अवेलेबल है और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो 3000 से ज्यादा है। जब वक्त डिफरेंट जगहों पर नाकाबंदी है। जो प्रदर्शनकारी बातों से मान गए, पुलिस ने उन्हें हाथ जोड़कर भेजा और जो अड़े रहे उन्हें गिरफ्तार किया गया। पंजाब में से बड़ी गिनती में पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जो भी किसान ट्रॉलियों में हैं, सोए हुए हैं, या जो भी यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो बताया जा रहा है कि 500 से 700 की गिनती में अभी तक किसानों को हिरासत में लिया जा चुका है। डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने किसानों को एक जो अपील थी वो की कि आप शांतिपूर्वक हमारे साथ चलिए, हम कोई भी किसी भी तरह का टकराव का सामना नहीं करना चाहते। पंजाब पुलिस को राज्य सरकार की ओर से निर्देश साफ थे कि किसी भी कीमत पर हाईवे खाली करवाना है। इसीलिए कल शाम को 5 बुलडोजरों ने कुछ ही घंटे में 400 से ज्यादा तंबू उखाड़ फेंके और मंच तोड़ डाला। इस कार्रवाई का विरोध करने वाले 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 6-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। इससे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत 28 किसान नेताओं की चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक थी, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। जब ये लोग वापस लौट रहे थे, तब इन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो किसानों में रोह है, सारे किसान मरण मरण के लिए तैयार हैं। जो भी एक्शन होगा सरकार करना चाहती है, ਅਸੀਂ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देखेंगे अब क्या करेंगे, अब करेंगे तो करना तो पड़ेगा ही है। अब तुम्हारे इनको पहले 2 दिन का टाइम देना चाहिए था। अब ये जो सा नुकसान हो गया इतना, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको भरपाई तो सरकार करेगी। क्यों ये आराम से तोड़ते, सही सलामत हम इसको उखाड़ लेते। हाँ जी, वो ना मैडम क्या बात है कि कल एक तो मीटिंग चल रही है केंद्र के साथ और उधर मीटिंग चल रही है, बाद में किसान नेताओं को अरेस्ट कर लिया, इधर कार्रवाई कर दी है पंजाब सरकार ने। ये पंजाब सरकार और मोदी सरकार रली मिली है जी। टेंट उखाड़ने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त गुस्सा भड़क गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़पें हुई और पंजाब के कई इलाकों में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। मोगा में प्रदर्शनकारी डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, यहाँ पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त झड़प हुई। ऐसे मार के हमारा ट्रैली तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, हमारा बहुत धक्का करे हमारे से। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है। इसको जड़ पट दिया ने भगवंत मान को। अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में। छितर मारेंगे इसको, पिंड में नहीं बढ़ने देंगे इसको। इन हालात को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सीमा पर पुलिस की तैनाती बढ़ाकर आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। पंजाब के शंभू बॉर्डर से अमन भारद्वाज, आज तक।
दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में 10 दिन के लिए विपश्यना करने के लिए गए थे, लेकिन अब लगता है कि वो वहाँ सुपर सीएम बन गए और इसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में एक अस्पताल का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए थे, लेकिन इस समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री से ज़्यादा अहमियत अरविंद केजरीवाल को मिल रही थी। ये आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। अस्पताल का निरीक्षण करते समय अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री से आगे चल रहे थे और अस्पताल में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल के बारे में मुख्यमंत्री को बताने के बजाय अरविंद केजरीवाल को ही सारी जानकारियां दे रहे थे। आपको याद होगा, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी लगभग ऐसा ही रुतबा हुआ करता था, उनका भी लगभग ऐसा ही स्टेटस था। और वो जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कहीं जाती थी तो मनमोहन सिंह को की बजाय ज़्यादा जो अटेंशन मिलती थी वो सोनिया गांधी को मिलती थी। और आज भी आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के चीफ हैं और जहां भी वो जाएंगे, चाहे उनके साथ किसी राज्य का उनका अपना मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें जो है ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कहा जाएगा, यानी खुशी को नापने का दिन है, खुशी को याद करने का दिन है। कहते हैं खुशी आपकी कमर के साइज की तरह नहीं होती जिसे किसी इंच टेप से नापा जा सके, लेकिन फिर भी हर साल संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एक इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती हैं। ये खुशी का इंडेक्स होता है और इस साल के खुशी के इंडेक्स में भारत के लोगों को पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, यूक्रेन, गाजा, इराक और केनिया जैसे देशों के लोगों से भी कम खुश बताया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स बताता है कि भारत के लोग खुश नहीं हैं। दुनिया के जिस देश में सबसे ज़्यादा खुशी है उस देश का नाम है फिनलैंड और इस सूची में इजराइल 8वें नंबर पर है, ब्रिटेन 23वें, अमेरिका 24वें, सऊदी अरब 32वें, चीन 68, नेपाल 92, इराक 101, गाजा 108, पाकिस्तान 109, यूक्रेन 111, कीनिया 115 और भारत 118वें स्थान पर है खुशी के मामले में। क्या आपको लगता है कि आप इतने दुखी हैं? ये जो सवाल है ये हर साल उठता है कि जिस यूक्रेन में और जिस गाजा में युद्ध चल रहा है, जिस म्यांमार में वहां की सेना लोगों की खुलेआम हत्या करवा रही है, जिस पाकिस्तान की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, वहां के लोग भारत से ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं? आपने गाजा की तस्वीरें देखी होंगी। क्या आपको लगता है कि गाजा के लोग भारत के लोगों से भी ज्यादा खुश हैं? इस रिपोर्ट पर सवाल उठने का एक बड़ा कारण है इसका सैंपल साइज। इस बार हमारे देश के सिर्फ 3086 लोगों के सर्वे के आधार पर भारत को 147 देशों में 118वें स्थान पर रखा गया है। सोचिए, क्या भारत के 0.0002% लोगों से बात करके ये पता लगाया जा सकता है कि भारत के 145 करोड़ लोग कितने खुश हैं? हमें लगता है कि इस रिपोर्ट में कई खामियां हैं और आपको इस रिपोर्ट को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बात आप भी समझते होंगे और जानते होंगे। आज हम इस रिपोर्ट को एक तरफ रखकर आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं और ये सवाल आप ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। अभी पूछ सकते हैं तो अभी पूछिए, नहीं तो आज रात सोने से पहले ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप खुश हैं? क्या आप वाकई खुश हैं? आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें अपनी मंजिल मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिली और लोगों को लगता है कि वो अब तक गलत जगह पर खुशी को ढूंढ रहे थे, खुशी के पीछे भाग रहे थे, खुशी हाथ ही नहीं आती। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खुशी भौतिक वस्तुओं को खरीदने में है, नई गाड़ी में है, बड़े घर में है, बैंक बैलेंस में है या अपने जीवन में, अपने करियर में बड़ी बड़ी सफलताएं उन्हें खुशी देंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब आप ये सब पा लेते हैं तब फिर आप जब एक जगह रुक कर सोचते हैं तो आपको लगता है कि खुश तो मैं अब भी नहीं हूँ। जो सोचा था वो मकान ले लिया,
जो सोची थी वो गाड़ी ले ली, प्रमोशन भी मिल गया, पैसा भी आ गया, लेकिन खुशी नहीं आई, क्योंकि खुशी का पैसे से कोई संबंध ही नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा, क्या आप वाकई खुश हैं? और क्या सब कुछ पा लेने के बाद भी आपको प्रसन्नता होती है या फिर चिंता होती है? और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि खुशी एक एहसास है, मंजिल नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुशी एक मंजिल है, तो हमेशा याद रखिए, खुशी एक एहसास है, ये मंजिल नहीं है। एक चाय की चुस्की, कुछ पुरानी यादें, अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ एक शाम, बिना वजह हंस देना, सुकून की नींद, या फिर बचपन की कोई पुरानी फोटो, इनमें से कुछ भी आपको बहुत खुशी दे सकता है। लेकिन लोग इन्हें भूलकर भौतिक वस्तुओं में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इन्हें बहुत छोटी चीज़ समझते हैं, लेकिन आपकी खुशी इन्हीं में कैद है। और इसलिए आज से आप खुशी को गलत जगह पर ढूंढना बंद कर दीजिए और खुशी को सही जगह पर ढूंढिए। खुशी पैसे से नहीं, संतुष्टि से आती है। संतुष्टि ऐसी चीज़ों से मिलती है जिनमें आपका मन स्थायी रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस खुशी को सात्विक खुशी बताया है। सात्विक खुशी का मतलब उस अवस्था से है जिसमें इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश रहे और उनसे ईर्ष्या ना करे। लेकिन आप खुद सोचिए, आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। भारत के लोगों की खुशी गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब लोग अपने सुख को अपने पड़ोसियों, अपने दोस्त, अपने दफ्तर में काम करने वाले लोगों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के लोगों के सुख से कम ज्यादा आंकने का प्रयास करते थे। और ये दायरा बड़ा छोटा होता था। इन लोगों से रोज बातचीत होती थी, इनकी खुशी में खुशी, इनके गम में गम। लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ये दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। आज जब आप सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को नई गाड़ी, नया घर, नया मोबाइल फ़ोन, विदेश में वेकेशन करते हुए देखते हैं तो आप उस व्यक्ति के जीवन से अपनी तुलना करने लगते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, और जबकि वो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं, आपका परिचित भी नहीं। आज लोग इस बात को भूल चुके हैं कि खुशी बिल्कुल मुफ्त है। आप अगर इस वक्त भी हंसना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन समस्या ये है कि जिन चीज़ों में खुशी है उन्हें तो लोग देखना ही नहीं चाहते, और हर किसी को यही लगता है कि खुशी का मतलब सफलता है, खुशी का मतलब पैसा है, खुशी का मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आज मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, क्या आप इसी समय खुलकर हंस सकते हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों को खुलकर हंसी आएगी ही नहीं। बड़ी मुश्किल से, बहुत कोशिश करने के बाद आप शायद थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा पाएंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। हंसने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हंसी अब आती ही नहीं। आज भारत में खुशी के 50 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं और भारत में हैप्पीनेस इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। प्राचीन काल में भारत दुनिया का सबसे खुशहाल देश था। उस समय भारत के साधु संतों और ऋषि मुनियों को परमानंद कहा जाता था, क्योंकि वो परम आनंद से भरे हुए थे। लेकिन इसी भारत के लोग आज हर समय परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और अब हमारे देश में रिश्ते भी लोगों को तनाव देने लगे हैं। और इसका कारण ये है कि अब लोगों के पास अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए टाइम बचा ही नहीं है। ये जो अच्छा टाइम आप बिता सकते हैं, इसका मतलब उस खाली समय से है जब आप बिना किसी उद्देश्य के अपने परिवार, अपने पार्टनर या दोस्तों से बात करते हैं। कोई काम नहीं है आपको किसी से भी, आप उनसे कोई काम नहीं करवाना चाहते, आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब की, बिना काम की जो बात होती है वो प्रसन्नता देती है। लेकिन अब बिना मतलब के लोगों के बीच बातें होती ही नहीं। और सोचिए, जब सब कुछ मतलब से ही हो रहा है तो फिर इस मतलबी दुनिया में इंसान खुश कैसे रहेगा? आज आपके पास कितने ऐसे फ़ोन आते हैं जब सामने वाला ये कहे कि हमें कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आपका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर लिया। और आप भी कितने लोगों को फ़ोन करते हैं जब आपको उनसे कोई काम नहीं है और आप सिर्फ उनकी खुशी, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। आज के मौजूदा युग को आप इन 2 लाइनों से समझ पाएंगे। सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी और कितने खुश हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। असल में सारा खर्चा लोग खुश होने में नहीं कर रहे, बल्कि सारा खर्चा इस बात में कर रहे हैं कि लोगों को कैसे दिखाया जाए कि आप खुश हैं।